सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी सुरक्षित हैं, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब लोग सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को फिर से हम कक्षा 9वीं के साइंस 2 के इस पीरियड में स्वागत करते हैं। और आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉपियाँ ये पूरी होनी अनिवार्य है। फर्स्ट टर्म जिसमें आपके 5-5 पार्ट थे, वे 5-5 पार्ट भी आपकी कॉपी साइंस 1 में और साइंस 2 में देखे जाएंगे। साथ में जो ये दूसरा पार्ट जो सेकेंड टर्म का शुरू हो रहा है वो भी अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि अब जब स्कूल खुलने जा रही हैं तो आप सब विद्यार्थी स्कूल में आके कॉपियों को चेक कराएंगे, तो उसके अंक जो इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए फिर से मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि घर पर सिर्फ बैठना नहीं है, वीडियो देखना नहीं है, बल्कि जो प्रश्न उत्तर आपको मैं व्हाट्सएप पर भेजता हूँ वो लिख भी लेने हैं। तो आइए हम 16वें पार्ट की ओर चलते हैं, जिसके ऑलरेडी मैंने आपको कुछ दीक्षा के वीडियो भेजे थे, आपने देखे होंगे। अब मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, वो वीडियो भी आप दोबारा देखेंगे। साथ में अपने हाथ में किताब में रखेंगे और किताब के अंदर पेज नंबर 179 179वां पेज निकालेंगे, जिसमें से मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम आनुवंशिकता और परिवर्तन। अब सभी विद्यार्थियों के लिए ये सभी लोग जानते हैं कि हम में और हमारे माता पिता या दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची, इनमें कुछ बातों में साम्यता होती है। कई बार बच्चों को देखकर ही टीचर पूछते हैं कि सही में ये आप इनके बच्चे हैं क्या, या किसी भी बच्चे को देखकर वो कहते हैं कि तेरा भाई या तेरी बहन ये है क्या। तो इसका मतलब ये कैसे पहचाना? आपकी चेहरे की बनावट, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, आपका शरीर के बनावट, स्ट्रक्चर, ये सब बातें जो है उसमें साम्यता पाई जाती है अपने भाई बहनों के साथ या अपने पूर्वजों के साथ। तो इसी में त्वचा का रंग, जैसे कोई अगर काले हैं तो ये भी काले होंगे, कोई गोरे हैं तो गोरे, गेहूँ हैं तो गेहूँ में दिखाई देंगे, लंबा चेहरा है तो आपको भाई बहनों में भी उसी प्रकार का चेहरा दिखाई देगा। किसी की ऊंचाई कम है तो उस भाई बहन है, माता पिता की ऊंचाई भी हम देखते हैं कम दिखाई देती है। किसी किसी का रंगों का रंग नीला होता है तो माँ बाप में भी किसी का आँखों का रंग नीला होता है। या उसी प्रकार से बाल की बनावट, चेहरे की बनावट, ऊंचाई या मोटाई, तो ये सब बातें जो है वो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। सिर्फ मनुष्य में नहीं बल्कि हर प्राणियों में पाई जाती है कि उसके मूल जो होते हैं उससे ही उनको अपना एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता है। तो कुछ गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं, और इसी का अर्थात ये संक्रमित करने वाले का नाम होता है जीन्स, जनुक। जीन्स या जनुक, इसके अध्ययन करने की एक जीव विज्ञान में शाखा है जिसको आनुवांशिकता विज्ञान कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, इंग्लिश में नाम बहुत प्रचलित है, जेनेटिक्स। तो ये जो जेनेटिक्स जो जीन शब्द से बना है, जिसको हिंदी में जनुक कहते हैं, ये आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाला घटक होता है। तो इसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे, लेकिन ये भी इसमें देखेंगे कि इसके परिवर्तन से, जनुक के परिवर्तन से हमारे में कुछ परिवर्तन या बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसको आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, जिसका भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जैसे पेज नंबर 179 के 16.1 में चेहरे की रचना दिखाई गई। चेहरे की रचना के अंतर्गत नाक की रचना अलग अलग दिखाई दी, कान की रचना अलग अलग दिखाई दी, आँखों की भौं की रचना अलग अलग दिखाई दी, किसी की आँखें बड़ी बड़ी तो किसी की आँखें बारीक बारीक, ऐसी भी बातें दिखाई गई। ये सब बातें जो होती है ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होने वाली बातें होती है। अब इसके अंतर्गत आनुवांशिकता होती क्या है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं हम लोग, ये होती क्या है? तो माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को, मतलब
जो माता पिता के शरीर के मानसिक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी लक्षण होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं। ऐसी प्रक्रिया को, संक्रमित करने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं। आप सभी को जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अरे इसके पिताजी भी बहुत गुस्से वाले, इसलिए वो बच्चे भी गुस्से वाले, या माँ बहुत रोने वाली है तो बच्चे भी जल्दी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते, वो भी रोने लगते हैं। साथ में कुत्ते के बच्चे, अगर माता उसकी काली है तो बच्चे भी काले, किसके बाल बड़े बड़े हैं तो ये बाल बड़े वाले बच्चे होते हैं। तो ये सब बातें हर प्राणियों में समानता लाती है। और ये प्रक्रिया जो है, जो मानसिक भी हो सकती है या शारीरिक भी हो सकती है, ये आनुवंशिकता के अंतर्गत आती है। अब इसके अंदर हम लोग, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसा होता है, तो इसमें हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए की जो आवश्यक जानकारी है वो डीएनए में संग्रहित होती है। अभी जो हमारे शरीर में जो हम लोग कहेंगे कि जो कोशिकाएं हैं वे प्रोटीन से बनी होती है और उसके अंतर्गत डीएनए संग्रहित होते हैं। ये डीएनए हमारे शरीर के सभी जानकारियों का संग्रह है और उसके खंड को उस प्रोटीन का जनुक कहते हैं। जिसमें ये सब बातें संग्रहित होती है उस डीएनए के अंदर, उसे हम लोग जनुक कहते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, सीआईडी सीरियल आप टीवी पे देखते हैं और उसमें कई बार जो मृत व्यक्ति होती है उसकी पहचान नहीं होती है, तो पहचान के लिए उसके माता पिता या भाई बहन या बच्चों का क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट करते हैं सीआईडी ऑफिसर, और उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि ये जो मरा हुआ, जला हुआ, या हम कहेंगे कि पूरी तरह से नष्ट किया हुआ शरीर कैसा हो सकता है। अर्थात इस डीएनए के अंदर सभी शरीर की संपूर्ण बनावट जो होती है वो संग्रहित होती है, और इसी के प्रोटीन के इस भाग को जनुक भी कहते हैं। तो ये वृद्धि संप्रेरक होते हैं, वनस्पति में वृद्धि संप्रेरक होते हैं और मनुष्य के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। अभी इसमें ये पूछा जाता है कि गुणसूत्र, एक और आया शब्द गुणसूत्र, इंग्लिश में उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। कोशिकाओं के कोशिका केंद्रक में होने वाले आनुवंशिक गुणधर्म को संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में सभी लोग जानते हैं कि कोशिकाएं जो होती है उसका महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक जैसे हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन या मस्तिष्क, वैसे ही कोशिका का मस्तिष्क को क्या कहते हैं, केंद्र। और इस केंद्रक के अंदर आनुवंशिकता के गुणधर्म को संग्रहित करने वाला, मतलब इकट्ठे करने वाला घटक, आनुवंशिक गुणधर्म को संग्रहित करने वाला घटक। आनुवंशिकता का मतलब मैंने बताया शारीरिक और मानसिक लक्षण, इसको जमा करने वाला, संग्रहित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी सहायता से सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करके कैसा होता है, ये 16.2 आकृति पेज नंबर 180 पर दी हुई है कि इसकी 2 गुण भुजाएं होती है, एक पी भुजा एक क्यू भुजा होती है, और गुणसूत्र का बिंदु हो जाता है, और उसमें एक तार या हम लोग कहेंगे कि एक फिलामेंट के जैसे या एक तंतु के जैसी रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो प्रत्येक सजीवों में विशिष्ट संख्या के अंतर्गत गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य, हम लोग जो है मनुष्य है, मानव, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, इसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। उसके बाद आलू, वनस्पति में चले जाएंगे तो आलू के अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 48। गोल कृमि, ये जो हमारे पेट में अनेक बीमारियां निर्माण करने वाले कृमि होते हैं, उसमें 4 ही गुणसूत्र। मेंढक, आपको मालूम है मेंढक, तो इसके अंतर्गत 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मकई खाने जो वनस्पति में आता है 20। तो खेकड़ा या केकड़ा जो हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत स्क्रैप, इसके अंदर 200 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, सब प्राणियों में या वनस्पतियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग है, परंतु हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि
कि मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो मनुष्य में उसकी संख्या है 46 या 23 जोड़ियां पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे 23 मतलब क्या। तब ये इस गुणसूत्र के भाग मैंने बताया कि ऊपर भुजाएं जो रहती है वी के आकार का, इस प्रकार से वी का ऊपर वी का आकार है, ये ऊपर की जो बातें होती है वो गुणसूत्र भुजा कहलाती है। एक पी भुजा, एक क्यू भुजा कहलाती है। बीच में जहाँ पे ये कट रहा है उसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और नीचे की तरफ फिलामेंट या तंतु के आकार की रचना डीएनए कहलाती है। और इसके जो दो भाग है पी और क्यू, इसी को हम लोग अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। अब गुणसूत्र के प्रकार भी पाए जाते हैं। पेज नंबर 181 का 16.3 में हम देखेंगे कि गुणसूत्र 4 प्रकार के पाए जाते हैं। वी के आकार के, ऐसा वी का आकार जिसमें पाया जाता है, उन गुणसूत्र को हम मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं। मतलब इसका केंद्र ये बीचों बीच पाया जाता है, सेंटर में, इस प्रकार से बीच में, इसलिए उसको मध्य केंद्रीय कहते हैं। कुछ गुणसूत्र जो होता है वो एल के आकार का होता है, ऐसा एक ऊपर एक नीचे 90 अंश का कोण बनाते हुए जाता है। एक छोटी भुजा होती है, एक बड़ी भुजा, ऐसी एक छोटी भुजा, एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा, एल। तो ऐसे को कहते हैं उपमध्य केंद्रीय। मतलब इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, इसलिए उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहता है। यह थोड़ा सा एक बड़ा और एक छोटा होता है, आकृति में आप देख सकते हैं। फिर अग्र केंद्रीय, अग्र केंद्रीय मतलब जे के आकार का होता है, ऐसा जे के आकार का होता है, जिसमें उपमध्य केंद्रीय का जो बड़ा भाग की जगह छोटा सा भाग दिखाई देता है। और अंत्य केंद्र की सीधे आई के आकार का होता है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है। इस प्रकार से समान आकार वाले व समान रचना वाले गुणसूत्रों की जोड़ी को समजात गुणसूत्र कहते हैं। मतलब इसका अर्थ आते है कि कुछ जो साम्य पाए जाते हैं, समानता वाले, नाम में छुपा है समजात, और जो समानता न पाई जाए तो विषमजात गुणसूत्र भी कहते हैं। अब ये गुणसूत्र के इतिहास के बारे में हम देखेंगे। डीएनए, तो इसको डिओक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डिओक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डिओ, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड, डीएनए इसका फुल फॉर्म हो गया। फ्रेडरिक मिशर नाम के जो जैव वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1869 में इसके रक्त कणिकाओं का अध्ययन करते समय श्वेत रक्त कणिकाओं में इसकी खोज की। आप सब लोग जानते हैं कि अपने शरीर में रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो लाल रक्त कणिकाएं और एक श्वेत रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के जो पोषक घटक है उनको प्रवाहित करने का काम करती है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं में हमारे शरीर की प्रतिकारक क्षमता ये पाई जाती है, जो हमारे शरीर की बीमारियों को या कीटाणुओं को निकालने के लिए कार्यरत होती है। तो इस श्वेत रक्त कणिकाओं में द्रव्य काम्ल न्यूक्लिक एसिड रखा, उन्होंने खोजा, और फिर डीएनए के अणु विषाणुओं से लेकर मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। यह अणु कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि, विभाजन को नियंत्रित करते हैं। इसी कारण से इसे प्रधान अणु या मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या करते हैं ये अणु कोशिकाओं के कार्य को, वृद्धि को और विभाजन को नियंत्रित करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि कुछ दिनों तक अरे ये तो लड़का छोटा सा दिखाई देता था और अचानक 10वीं में आ गया, 9वीं में आ गया तो एकदम लंबा हो गया है। कुछ लोगों की आवाज़ में परिवर्तन हो गया, कुछ लोग जो है पहले अलग दिखते थे, अब वो माँ के जैसे या पिता के जैसे दिखने लगे। ये परिवर्तन जो है ये उसके डीएनए में के जो अणु है उसके द्वारा, वृद्धि और विभाजन के द्वारा करते हैं। अब इसके अंदर डीएनए का प्रत्येक अणु कैसा बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड नाम के छोटे छोटे अणुओं से बना रहता है। ये अगले पेज के ऊपर इसकी आकृति दी है डीएनए में वाटसन और क्रिक मॉडल के अंतर्गत। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जैसे पदार्थ प्रकारों से बना होता है, और इसी को मिलाकर पिरिमिडिन्स कहते हैं। वाटसन और क्रिक ने इसको सर्पिला आकार का रचना प्रदर्शित की जो सीढ़ियों के समान थी। पेज नंबर 182 पर
16.4 में। और ये न्यूक्लियोटाइड्स की रचना में शर्करा के अणु से नाइट्रोजन पदार्थ का अणु और फास्फोरिक अम्ल का अणु जुड़ा रहता है और इस प्रकार से इसकी रचना होती है। अब इसके अंदर एक और प्रकार आ रहा है, वो जीन या जनुक, जिसके बारे में हमने पीछे देखा कि जनुक कैसा बना होता है। डीएनए के अणु के अनुखंडों को जनुक कहते हैं, मतलब अणु के जो छोटे भाग है उसे जनुक कहते हैं। इसमें होने वाली न्यूक्लियोटाइड की विविधपूर्ण रचना के कारण विभिन्न प्रकार के जनुक बनने लगते हैं। इसके आकार जैसे जैसे बदलते जाएंगे इसके जनुक भी बदलते जाएंगे। इसकी एक रचना कतार में एक चेन के रूप में होती है और ये आनुवांशिक, ये कोशिकाओं के और शरीर की रचना पर और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं और इसीलिए माता पिता की संतान में ये संतान के ये गुण उनके बाल बच्चों में आ जाने के कारण ये संक्रमित कहलाता है। इसीलिए आनुवांशिकता के कार्यकारी घटक ही जीन है या जनुक है, मतलब जनुक के कारण ही बच्चों का स्वरूप उनके माता पिता के समानता के कारण जैसा बनता हुआ हमें नजर आता है। और इसीलिए हम लोगों ने कई बार देखा कि जब आप आधार कार्ड निकालने के लिए जाएंगे या आप लोगों ने कई बार देखा कि हम लोग और भी सरकारी कार्य के लिए जब जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आपकी फिंगरप्रिंट दीजिए, अंगूठा या आँखों का। ये किसके, इससे क्या पहचान होती है? ये डीएनए, ये अपने आप डीएनए को प्रदर्शित करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कभी भी नहीं बदल सकता। अंगूठा ही क्यों लेते हैं? मनुष्य के सिग्नेचर बदल सकती है, परंतु अंगूठे में ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे वे कभी भी नहीं बदलते, क्योंकि ये हमें डीएनए के रूप में माता पिता से प्राप्त होते हैं और ये एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से पूरी तरह से अलग होता है। और इसी के आधार पर आपको वंश पहचाना जा सकता है, अपराधियों की खोज की जाती है। कई बार ऐसा रहता है, आपने भी सुना रहेगा कि किसके माता पिता अपने बच्चों को स्वीकार करने से या बच्चे माता पिता को स्वीकार करने से तैयार नहीं होते तो क्या किया जाता है? उसमें डीएनए टेस्ट किया जाता है। या मृत व्यक्ति पूरी तरह से सड़ गया, गल गया, जला दिया गया, सिर्फ हड्डियां बच गई, या हजारों साल पहले के प्राणी डायनासोरस वगैरह, इनकी भी पहचान और इसकी आकृति किसके सहायता से बनाई? उनके डीएनए के आधार पे बनाई। तो इस प्रकार से हमने आज डीएनए के बारे में पढ़ा। आने वाले पीरियड में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आज फिर से जो जो आकृतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वह आकृति फिर से अपनी कॉपी में बनाएंगे। कुछ प्रश्न उत्तर भी आप लिखेंगे और पुराने वीडियो भी देखेंगे। यहीं पे मैं रुकता हूँ। तो आज हमने बहुत ही अच्छी बातें आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।